नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार दिवस में अब इस दिवस के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना काल की वजह से 3 साल बाद इस बार बिहार दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि पूरे कार्यक्रम का मुख्य मंच पटना की गांधी मैदान में होगा और वहीं इसके मेमोरियल हॉल में भी बिहार दिवस के मौके पर कई कलाकार प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम 22 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 मार्च को 5:30 बजे गांधी मैदान के मुख्य मंच से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तभी 24 मार्च को महामहिम राज्यपाल फागू चौहान मुख्य मंच गांधी मैदान से कार्यक्रम का समापन करेंगे। कार्यक्रम के संबंध में रविवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पीसी कर बताया है कि बिहार दिवस के पूरा कार्यक्रम जो थीम रखा गया वो जल जीवन हरियाली होगा और पूरे कार्यक्रम का देखरेख शिक्षा विभाग द्वारा ही किया जाएगा। इसमें आगे आपको बता दें कि सभी विभाग के सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी और मंत्री विजय चौधरी ने आगे कहा है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के कारण बिहार दिवस का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था, तो वहीं 2020 और 2021 में कोरोना वायरस के कारण बिहार दिवस का कार्यक्रम नहीं किया गया था। लेकिन इस बार बिहार सरकार पहले की तरह ही एक बार फिर से इस कार्यक्रम को करने का निर्णय ले चुकी है और इसमें बिहार के करीब 38 जिला हैं उनको चिन्हित किया गया है और छात्र छात्रा कार्यक्रम में पहुंचेंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। इनमें से बिहार के व्यंजनों का फूड स्टॉल भी लगाया जाएगा। और बिहार में शराबबंदी का माहौल एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जहां पर शराब पीने से मौत होने का एक और सिलसिला जारी है। बिहार में विभिन्न जिलों में जहरीली शराब से मौत की सूचना लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में अब जहरीली शराब पीने से लगभग 37 और लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन भागलपुर, बांका और मधेपुरा में कई लोगों की जान जाने की सूचना मिल रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार मौत की वजह जहरीली शराब बताई जा रही है और अब यह सवाल उठता है कि बिहार सरकार की ओर से लगाए गए ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और सर्विलांस का आखिर क्या हुआ। आखिर इतने इंतजाम के बाद भी शराब कैसे बनाई गई और बेची कैसे जा रही है। शराब से हुई मौत पर फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन इन मौतों की वजह की जांच शुरू की गई है। आपको ये भी बता दें कि भागलपुर, मधेपुरा और बांका में संदिग्ध परिस्थितियों में कई लोगों की मौत हो गई है और मौत के मामले सामने आए हैं। इसी की समुचित जांच के लिए टीम गठित कर दी गई, जिसकी मॉनिटरिंग पटना पुलिस मुख्यालय करेगा। इस मामले में एडीजे जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है कि दोनों क्षेत्रों से मौत से जुड़ी जितनी भी खबरें आ रही हैं, उन सभी खबरों को बारीकी से जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं और एसपी को आदेश दिए गए हैं। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार का यह भी कहना है कि अब तक की जांच में कई तरह की मिलीजुली बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता और मौत का कारण जहरीली शराब ही है या कोई और वजह है, इसकी पुष्टि की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट की जा सकेगी। एसपी के स्तर में इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है और फिलहाल लोगों की मौत के बाद अब जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। छापेमारी के साथ साथ अस्पताल में इलाज के बेहतर व्यवस्था को सुनिश्चित करने के भी इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी गई। बताते चलें कि डीएम और एसएसपी समेत संबंधित जिलाधिकारियों को इस घटना की सूचना दी गई है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। खबर बोचहा से है, जहां विधानसभा बोचहा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन इसी को लेकर अब दो निषाद नेताओं में भिड़ंत जारी है। दरअसल मुजफ्फरपुर की बात बता दें आपको, जहां मुजफ्फरपुर के सांसद सह प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद ने रविवार को ब्रह्मपुरा में एक कार्यक्रम में कहा कि मुकेश सहनी को एनडीए में रहना है तो बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। वो बागी भरे रहते हैं तो वीआईपी के नेता को गठबंधन के साथ मंत्रिमंडल से भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर वो अपनी गलती स्वीकार करें और माफी मांगे। आगे आपको बताते चलें कि नीतीश से मुलाकात के बाद मुकेश सहनी सीधा एयरपोर्ट चले गए थे। यहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए और सूत्रों के अनुसार जो खबर सामने आई है उसके अनुसार बीजेपी के एक सांसद के जरिए उन्होंने आलाकमान से मिलने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि आज दिल्ली में बीजेपी के आलाकमान से मुकेश सहनी की मुलाकात हो सकती है। ऐसे में अगर वो बीजेपी की शर्तों को मान लेंगे तो हो सकता है कि एनडीए में वो बने रहें, उनकी पार्टी भी नहीं टूटेगी और साथ ही फिर से एक बार एमएलसी बन जाएं और मंत्री पद भी बना रहे।
भारतीय जनता पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले पूर्व विधायक सह आरजेडी नेता अमरनाथ गामी ने लंबे समय के बाद एक बार फिर से अपने पुराने घर यानी बीजेपी में जाने की घोषणा कर दी है। दरभंगा स्थित अपने आवास पर रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमरनाथ गामी ने खुद इस बात की घोषणा की। उन्होंने बताया कि आरएसएस संगठन से जुड़े होने के कारण आरजेडी में वो खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि अपने पुराने घर बीजेपी में जाने का मैंने मन बनाया है और प्रदेश के बीजेपी में अध्यक्ष के दिल्ली से मिलकर बिना शर्त के बीजेपी ज्वाइन करने की सहमति भी दे दी है। आरजेडी नेता ने अपने इस फैसले को वनवास खत्म कर घर वापसी बताया है। तो वहीं घर वापसी की खुशी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चित फिल्म कश्मीरी फाइल्स देखने के लिए भी उन्होंने बात कही और इस बाबत उन्होंने पूरा सिनेमा हॉल बुक करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि गामी ने आरजेडी पर बिना कोई आरोप लगाए बीजेपी को विशाल पार्टी बताते हुए कहा कि बड़ी पार्टी का दिल भी बड़ा है और सभी बड़ी पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। और बिहार में अब जमीन खरीदना आसान नहीं है। राज्यों में नौकरी और रोजगार के और अवसर भले ही कम हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय भले ही कम हो गई है, लेकिन जमीन की कीमत दूसरे तमाम राज्यों की अपेक्षा काफी अधिक है। इसमें भी एक बड़ी दिक्कत है कि महंगा निबंधन शुल्क और स्टाम्प शुल्क। लेकिन सरकार ने राज्य में जमीन की लागत कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खास प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने पर निबंधन और स्टाम्प शुल्क पूरी तरह से माफ करने का फैसला लिया है। उद्योगों के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से यह बड़ा कदम उठाया गया है और अब औद्योगिक जमीन के लिए निबंधन और स्टाम्प शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। आपको आगे बताते चलें कि औद्योगिक क्षेत्र या फिर उससे बाहर उद्योगों की स्थापना के लिए जो प्रयोजन है उससे लीज, बिक्री या ट्रांसफर की गई जमीन पर निबंधन और स्टाम्प शुल्क में 100% छूट देने का निर्णय लिया गया। ऐसे में मद्य निषेध और निबंधन विभाग से इसमें जुड़ी अधिसूचना भी जारी की जाएगी और इसी के साथ ही सरकार के इस कदम से उद्योगों के लिए जमीन की लगभग जो लागत की बात है उसमें कमी आ जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के हस्ताक्षर से जारी किए गए आदेश के अनुसार बियाड़ा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि के निबंधन पर अब स्टाम्प और निबंधन शुल्क नहीं देना होगा। इसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अंदर या बाहर ऐसी कोई भी जमीन जिसका इस्तेमाल निजी निवेशक द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए होगा, उसके दस्तावेजों के निबंधन और स्टाम्प शुल्क को माफ कर दिया गया है। और देश के बेगूसराय में होली की रात मामूली विवाद के चलते एक पक्ष द्वारा 3 लोगों को चाकू से गोदकर घायल कर दिया गया है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं आपको आगे बताते चलें कि रविवार की यह घटना है जब राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने सभी घायलों से मुलाकात की। घायलों से मुलाकात के बाद सांसद ने रजौड़ा और बरौनी की घटना को लेकर जिला प्रशासन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये प्रशासन की विफलता है कि जो लोग समाज में सदियों से रहते हैं वो उस गांव में रहने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा सांसद ने कि बेगूसराय भारत के सामने एक मिसाल था कि जिले में रजौरा में 85% आबादी वाले लोगों ने 2 बड़े पदों के मुखिया और सरपंच पर 15% आबादी वाले लोगों को जिता दिया, लेकिन उदाहरण बने और बनने के पहले उससे बदले में समाज के सांप्रदायिकता को जन्म दे दिया है। ऐसे में मैं उस समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो सभी से मिलकर क्यों नहीं शांति व्यवस्था कायम करते। राकेश सिन्हा ने नीतीश सरकार से यह अपील की कि वो जिला प्रशासन को निर्देश दें कि पुलिस कार्रवाई करने में किसी भी तरह की देरी ना की जाए और किसी प्रकार का कोई भेदभाव भी ना करे। कानून जो भी हाथ में लेता है वो समाज का दुश्मन है। ऐसे में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करता है वो समाज का दुश्मन होता है। मुट्ठी भर लोग जो शहर में आग लगा देना चाहते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा गया कि जिला प्रशासन को निर्देश दे कि ऐसे भी अपराधियों को छोड़ा ना जाए और सांप्रदायिकता फैलाने का जो काम करते हैं। बिहार के मोतिहारी से खबर सामने आई है जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसके बाद हड़कंप मच गया। वीडियो बनाकर पोस्ट करने के चक्कर में रविवार की सुबह ये नाव पलट गई और गंडक नदी में यह हादसा हो गया है। आपको बता दें कि दरअसल 2 लोगों को यहां बचा लिया गया, लेकिन 3 बच्चे अभी भी लापता बताए गए। लोगों का यह कहना है कि वीडियो बनाने के दौरान यह हादसा हुआ और रविवार को देर शाम तक
तीनों किशोरों की तलाश की गई है। आगे आपको बता दें कि उनका ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है और खबर लिखे जाने तक आपको बता दें कि बच्चों का शव नहीं मिल सका है। लापता होने वाले सभी बच्चे पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना के कढ़ान वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं और लापता होने वालों में बिंदा राय, राम नरेश राय और मोतीहरी के एक व्यवसायी अमृत शाह का पुत्र आदित्य शाह भी शामिल है। स्थानीय मुखिया मनोज कुमार यादव ने बताया कि ये जो घटना है वो रविवार को सुबह 10 बजे की बताई गई। गोताखोर की कमी के कारण देर शाम तक लापता तीनों बच्चों को नहीं खोजा जा सका। जिन 2 बच्चों को बचाया गया है उन्हें तुरंत ही स्थानीय रेफरल अस्पताल में रेफर किया गया है और यहां पर चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मोतीहरी उन्हें रेफर कर दिया है। लापता बच्चों में आदित्य मोतीहरी स्थित शांति निकेतन विद्यालय के 8वीं कक्षा के छात्र हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि बिहार के मधुबनी से है, जहां रविवार को पति पत्नी ने एक ही फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। पूरा यह मामला खजौली प्रखंड के बेहटा गांव का है, जहां पर महिला 8 महीने की गर्भवती थी और इस घटना ने ससुराल और मायके के लोग चौंक उठे हैं। दोनों ने इस तरह का कदम क्यों उठाया, इस बारे में कोई ठोस वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। आपको बताते चलें कि परिजनों का यह मानना है कि आपसी विवाद के कारण इन दोनों ने इस तरह का कदम उठाया है। जिस वक्त ये घटना हुई उस समय घर में भी पति पत्नी के अलावा कोई और नहीं था। लड़के के माता पिता उसी गांव में अपने दूसरे घर पर थे और जब वहां से मां घर पर आई तो देखा कि सब कुछ शांत है और उसने अपनी बहू और बेटे को आवाज लगाई, लेकिन किसी ने आवाज नहीं दी और किसी ने घर का दरवाजा नहीं खोला। संदेह होने पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसके बाद लड़के के पिता भी दौड़कर पहुंचे और जब गेट खुला तो सबके होश उड़ गए। छत से एक ही साड़ी थी और एक ही साड़ी लटक रही थी और इसी का फंदा बनाकर एक तरफ बेटा और दूसरी तरफ उनकी बहू लटकी हुई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद खजूरी थाने की पुलिस वहां पहुंची है और इसके बाद फंदे से दोनों शवों को नीचे उतारा गया। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है और राजू प्रसाद यादव पेशे से एक मैकेनिक बताए गए हैं और जो कि ट्रैक्टर चलाने का भी काम करते थे। अपनी जमीन पर गैराज खोलकर पिता और राजू दोनों मिलकर काम करते थे। तो वहीं मृतका की मां शीला देवी ने खजौली थाने में आवेदन दिया है। बताया गया है कि कुछ दिन पहले ही दामाद और बेटी में नोकझोंक हुई थी। वो इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं कराना चाहती थी और पुलिस ने यूसी केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि इस संबंध में खजौली थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बिहार के आरा में पिछले 48 घंटे से लगातार बंदूकें गरज रही हैं। शनिवार को ताबड़तोड़ 9 लोगों ने गोली मारने के बाद यह सिलसिला रविवार को भी जारी रखा। ऐसे में बदमाशों ने रविवार को 2 लोगों को गोली मारी है और इसमें एक शख्स की मौत हो गई है। तो वहीं इस गोलीबारी में दूसरा शख्स जख्मी बताया गया। उसे इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल भर्ती कराया गया है और फिलहाल उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। ताजा मामला भोजपुर जिले के बढ़हरा थाना क्षेत्र के नथमलपुर बिंद टोली गांव का बताया गया है। रविवार की देर शाम को बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस गोलीबारी के साथ साथ मारपीट की भी घटना सामने आई थी। आपको बता दें कि इस खूनी झड़प में घायल शख्स दूसरे पक्ष का है और मृतक बढ़हरा थाना क्षेत्र के नथलमपुर बिंद टोली गांव का निवासी दहारू बिंद है। दहारू बिंद का पुत्र जो है भवानी बिंद बताया गया है और वहीं गांव के 65 वर्षीय खेदन बिंद और 65 वर्षीय अखिलेश सिंह भी जख्मी हुए थे। उधर दूसरी तरफ आपको बता दें कि मारपीट में जख्मी अखिलेश सिंह के भतीजे वीर बहादुर कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को उन लोगों का नथमलपुर बाजार में बाजार लगता है और वहां पर शाम को जब उनके चाचा अखिलेश सिंह बाजार से लौट रहे थे तभी रास्ते में कुछ लोगों ने गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया है। आगे आपको बताते चलें कि वहां पर कुछ लोगों द्वारा उन पर धारदार हथियार से गर्दन पर भी हमला किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज करवाया जा रहा है। हालांकि दोनों लोगों को गोली क्यों मारी गई इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना की सूचना मिलते ही बढ़हरा थाना इंचार्ज जयंत प्रकाश मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की जा रही है।
और वहीं यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से लगातार क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ा है। तो वहीं माना यह भी जा रहा है कि जल्दी ही अगर कीमतें घटी नहीं तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसे में अब अमेरिका के प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस ने भारत को कम कीमत पर क्रूड ऑयल देने का प्रस्ताव किया है। पर मौजूदा हालात में तमाम प्रतिबंधों से घिरे हुए रूस का प्रस्ताव भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा, समझते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों के जवाब में तमाम बड़े देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही साथ नाटो के खिलाफ रहे रूस पर सख्त रुख अपनाए जा रहे हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस ने भारत को कम कीमतों पर क्रूड ऑयल देने का प्रस्ताव भी दिया और भारत भी इस डील को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है। तो वहीं माना ये भी जा रहा है कि रूस से सस्ता क्रूड ऑयल आने से देश में पेट्रोल डीजल के दाम और कम हो सकेंगे और साथ ही इससे इकोनॉमी को भी राहत का बूस्टर डोज मिलेगा। पर इससे पहले समझते हैं कि आखिर किन देशों से भारत अभी तेल का इम्पोर्ट करता है। ओपेक क्रूड ऑयल उत्पादक देशों का एक संगठन है और दुनिया भर में बेचे जाने वाले क्रूड ऑयल का 60% उत्पादन यही होता है। हालांकि रूस ओपेक देशों में शामिल नहीं है, लेकिन साल 2017 के बाद से ये ओपेक के साथ तेल उत्पादन की सीमा तय करने की दिशा में काम कर रहा है ताकि क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा नहीं बढ़े। देखा जाए तो दुनिया के क्रूड ऑयल का 12% उत्पादन रूस में, 12% सऊदी अरब में और 16 से 18% उत्पादन अमेरिका में होता है। और भारत भी अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है और इसमें से 60% खाड़ी देशों से लेता है। और वहीं क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करने के लिए भारत सऊदी अरब और अमेरिका पर ज्यादा निर्भर है। और भारत इसके अलावा इराक, ईरान, ओमान, कुवैत और रूस से भी तेल लेता है और कुछ स्पॉट मार्केट यानी खुले बाजार से भी खरीदता है। और जबकि रूस से भारत सबसे कम यानी कि 2% क्रूड ऑयल ही तेल इंपोर्ट करता है, जिसके भविष्य में बढ़ने की पूरी संभावना है। और वहीं भारत क्रूड ऑयल और अन्य वस्तुओं को रूस से रियायती कीमतों पर लेने पर अब विचार कर रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत रूस से और क्रूड ऑयल खरीद सकता है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने भी हाल में कहा है कि अगर भारत रूस से क्रूड ऑयल लेता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है और साथ ही इससे किसी प्रतिबंध का भी उल्लंघन नहीं होता है। तो हाँ, भारत रूस से तेल इंपोर्ट कर सकता है। गौरतलब है कि इसी बीच कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने भी रूस से सस्ती कीमतों पर 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खरीद की है। और वहीं बताया जा रहा है कि एक ट्रेडर के माध्यम से ये सौदा 20 से $25 की छूट पर हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदने पर केवल अमेरिका में प्रतिबंध लगे और भारत फिलहाल रूस से तेल खरीद तो सकता है, हालांकि पेमेंट में परेशानी आ सकती है। और वहीं कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि भारत और रूस रुपए और रूबल में कारोबार के बजाय बार्टर सिस्टम की तर्ज पर कारोबार कर सकते हैं, जैसे ईरान पर प्रतिबंध के दौरान भारत ने किया था। तो वहीं अगला बड़ा सवाल आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदने से क्या दाम में कमी आएगी। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसे में जब क्रूड ऑयल के दाम में तेजी है तो और भारत अपने पारंपरिक निर्यातकों से कीमतों पे कुछ बार्गेन करने को कह सकता है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत तेल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, जहां 5.2 मिलियन बैरल तेल की खपत रोज होती है। और अगर रूस से भारत 1 लाख या 2 लाख बैरल तेल मंगवा भी लेता है तो इससे भारत में तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वहीं विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर रूस वास्तव में भारत का मित्र है और वहां पर तेल इतना ही सस्ता है तो भारत को वहां तेल और गैस के जो भंडार में उनमें हिस्सेदारी खरीदनी चाहिए। और अगर रूस सस्ते तेल की पेशकश कर रहा है तो उसे हमें हिस्सेदारी देने में परहेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमने वहां पहले ही $16 अरब के तेल के कुएं खरीद रखे और इस तेल को हम वहीं बेच देते हैं, क्योंकि इस समय रूस के तेल के दामों में 40% तक की कमी आ चुकी है। और ऐसे में वहां तेल और गैस के भंडारों में हिस्सेदारी खरीदना सस्ता पड़ेगा और साथ ही ये हमारी जरूरतों को लंबे समय के लिए पूरा करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दामों में हमें कमी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता हो जाता है तो कीमतों में और कमी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।
और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।